यस, हेलो एवरीवन। सो आई होप सबको आज का यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर जिन्होंने भी दिया है उनको बहुत अच्छा गया होगा, एंड जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए भी ये सेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस सेशन में हम आज देखेंगे कि आगे आने वाले एग्जाम में क्या अप्रोच होना चाहिए और कंप्लीट हम इस पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। तो जहाँ पे मैं पहले आपका एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेने वाला हूँ और उसका विथ अप्रोच हम देखने वाले कि कैसा अप्रोच रखना है हमें। एंड अभी तक जितने भी मैंने सेशंस लिए हैं, चाहे ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन क्लासेस में होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन देखो हमारे डायरेक्ट हिट हुए हैं। एंड जो मैपिंग का अप्रोच होता है यूजुअली जो हम रखते हैं कि सिर्फ हम फिजिकल पढ़ते हैं या फिर सिर्फ माउंटेन पासेस वगैरह करते हैं, उनको ही रखते हैं, बट वो अप्रोच मैंने हमेशा कहा है कि उतने ही अप्रोच से नहीं होगा। हमें इंटरनेशनल रिलेशन या करंट अफेयर से कनेक्ट करना ही होगा। वाइड इवन इंडिया मैपिंग में भी हमने बहुत बार डिस्कस किया था कि मान लो कि अगर आप नागालैंड का या मणिपुर का मैप पढ़ रहे हो, जैसे नागालैंड का मैंने बताया था, जो माइग्रेटरी स्पीसीज है वहां पे आती है, अमूर फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहता है, करेक्ट, नागालैंड को। बट उस एंगल से हमें अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ना, मतलब कोई स्टेट अगर आप पढ़ रहे हो तो उस स्टेट की एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट को आपको कवर करना है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, फिजिकल मैपिंग होगा, फिर कल्चरल होगा, वहां की ट्राइब्स होगी, वहां पे कौन सा वेजिटेशन है, कौन से नेशनल पार्क है, कौन से बायोस्फीयर प्रिजर्व है, कौन से टेम्पल्स है, या वहां पे कोई इंपॉर्टेंट टूरिज्म पॉइंट्स वगैरह हो गए, तो वो एवरी एंगल से इंडिया हो या वर्ल्ड मैपिंग में हमें कवर करना है। तो यही आज हम देखने वाले हैं, एंड तक सेशन सबको देखना है, काफी इंपॉर्टेंट सेशन ये होने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो पहला क्वेश्चन है कि टुंगुरुआ नाम से एक वोल्केनो है विच हैज डिक्लेयर ग्लोबल जियो पार्क, ऐसा कुछ डिक्लेयर हुआ था। तो बेसिकली वो कौन से कंट्री में है? सो इट इज इन इक्वेडोर। तो इक्वेडोर सबको पता होगा, जिसका कैपिटल है क्विटो, तो वहीं पे ये वोल्केनो आता है। अब देखो वर्ल्ड में इतने सारे वोल्केनो है, बट क्या सभी वोल्केनोस पढ़ने क्या? इसलिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चाहे इसका डिक्लेरेशन होगा ग्लोबल जियो पार्क में या इसका लास्ट ईयर इसका इरप्शन हुआ था, और ऐसे जब भी इरप्शन हुए, जैसे कोटोपैक्सी का एक इरप्शन था, इसी के आसपास आता है, इक्वेडोर में ही आता है, चिम्बोराजो था, या अकोनकागुआ जो अर्जेंटीना की तरफ है, तो ऐसे जो भी लोकेशंस यहाँ पे थे वो पूछे गए। तो इसलिए अप्रोच नेक्स्ट टाइम यही रखना है कि हमें प्लेसेस इन न्यूज, या अभी वोल्केनो है तो वोल्केनो इन न्यूज को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, चाहे वो कितना छोटे से छोटा वोल्केनो क्यों ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये देखो इक्वेडर है, यहां पे आता है वो वोल्केनिक पॉइंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबको पढ़ना है। सो नाउ माधव नेशनल पार्क, जैसे ऑल इंडिया नेशनल पार्क हमने कई बार कवर किए थे, करेक्ट। कट ऑफ वगैरह मैं बताता हूं, थोड़ा लास्ट में हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। किसी ने ग्रुप पे पूछा है कि सर कट ऑफ वगैरह क्या हो सकता है और डिफिकल्टी लेवल कैसे थे? तो डिफिकल्टी लेवल देखो मॉडरेट टू डिफिकल्ट हम कह सकते हैं। डिफिकल्ट उनके लिए कि जिन्होंने करंट ओरिएंटेड नहीं पढ़ा है, और मॉडरेट उनके लिए जिन्होंने एक अच्छे एंगल पे इसको कवर किया। बस बिटवीन द लाइन पढ़ना है, वो सब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। बट आई विल से दैट कि अगर टोटल एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन थे तो आपके 20 से 21 क्वेश्चन बनने चाहिए थे। 4-5 तो वो थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे मैं कहूंगा, बट 20 to 21 इज अ क्वाइट गुड स्कोर बन सकता है एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी में। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माधव नेशनल पार्क। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि नेशनल पार्क पे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट है। और देखो चैट बॉक्स में भी थोड़ा रिप्लाई सबको करना है, एक्टिव रहो। चैट बॉक्स वहां पे होता है तो उसमें एक्टिव रहना है सबको। देखो तो वहां पे वो कह रहे कि माधव नेशनल पार्क इट वाज डिक्लेयर अ टाइगर रिजर्व, तो इट इज करेक्ट। और वो आता है एमपी के नॉर्थ वेस्ट में, मैं मैप में दिखाता हूं आगे। नेक्स्ट है सख्या सागर, उसी के पास लेक आता है। और देखो माधव सागर, सख्या सागर, इंदिरा सागर, है ना, ऐसे बहुत सारे लेक अगर आप देखोगे तो वो कहाँ आते हैं? इन एमपी पार्ट। और वहां पे देखो माधव नेशनल पार्क के पास ही आता है कुनो नेशनल पार्क, जहां पे चीता इंट्रोड्यूस किया था। तो एनीवे ये एरिया कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट था। बट देखो ये माधव नेशनल पार्क वो कह रहे हैं कि राजस्थान के बॉर्डर पे है, तो राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पे देयर इज नो नेशनल पार्क की जो इसके बॉर्डर पे आ जाए। इसका लोकेशन देखोगे तो लगभग यहां दिखेगा आपको, आई विल शो यू, जस्ट होल्ड ऑन। सो यहां पे आता है कुनो नेशनल पार्क एंड उसी के पास है माधव नेशनल पार्क। एंड बॉर्डर पे अगर देखा जाए तो देयर इज नो नेशनल पार्क। हाँ, रणथंबोर है वो राजस्थान में, बट वो अंदर की तरफ है। एंड उसपे भी क्वेश्चन आके गया था कि चंबल एंड जो बनास रिवर है उसके कन्फ्लुएंस पे आता है।
केवलादेव भी देखो तो अंदर की तरफ आता है, राइट, एंड बाकी इधर कान्ना होगा, ये तो सब बन्ना वगैरह ये तो एमपी के अंदर की तरफ है। देयर इज नो नेशनल पार्क ऑन द राजस्थान बॉर्डर, इसलिए इसमें आप देख सकते हो क्या आंसर होगा। तो 1 and 2 इज करेक्ट बट 3rd इज रॉन्ग। ओके, क्लियर है सबको? ओके, इसलिए नेशनल पार्क है ना किस एंगल से पढ़ना है, तो उसके इन डेप्थ हमें स्टडी करना है कि वहां पे कौन से लेक है, क्या है, कौन से स्पीसीज इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत लोग कह रहे थे सर डिफिकल्ट है, बट आप देखो पहले 3 क्वेश्चन, मतलब पहला अगर क्वेश्चन छोड़ दो तो ये दोनों भी क्वेश्चन काफी इजी है। देखो ठीक से पढ़ना है, बस एप्लीकेशन इंप्लीमेंटेशन आना चाहिए। तो जैसे द क्लाइमेट कैन बी डिफाइंड एज अ ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल, क्योंकि अंडमान निकोबार पूछा और वो कह रहे कि ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो ऑब्वियसली है क्योंकि बहुत सारा रेनफॉल है। इंडिया में सबसे पहले रेनफॉल कहाँ आता है, ऑनसेट कहाँ होता है मानसून का, 20 मई को अंडमान निकोबार में। यूजुअली हम केरला माइंड में रखते हैं, बट अंडमान निकोबार। एंड सबसे लास्ट रिट्रीवल भी कहां से होता है, रिट्रीट कहां से होता है, अंडमान निकोबार से, जो कि अराउंड दिसंबर में होता है, करेक्ट। तो इसलिए बहुत ज्यादा लॉन्गेस्ट अगर इंडिया में रेनफॉल डेज है तो यही पे है, इसलिए ट्रॉपिकल कोस्टल ह्यूमिड क्लाइमेट है। बोथ मॉनसून मतलब थोड़ा रिटेटिंग टाइप में भी रेनफॉल होता है क्योंकि दिसंबर तक है ना, तो रिटेटिंग जो भी नॉर्थ ईस्ट ब्रांच है वो वहां से भी पास होती है। बट मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन कब होगा, दिसंबर में होगा क्या? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि दिसंबर में तो ये खत्म होता है, अंडरस्टूड, और ये टाइम उसका ड्राई टाइम होगा। तो जून, मोस्टली मई एंड या जून टू दिसंबर इज द मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन टाइम, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। आंसर क्या होगा, 1 and 2। क्लियर है? तो इसलिए सभी आप एटलस में भी देख सकते हो कि जो रेनफॉल के डेज है ना, वो भी आप चेक कर सकते हो, वहां पे इंडिया क्लाइमेट मैप होता है, कोई भी ऑक्सफोर्ड एटलस वगैरह ले लिया तो उसमें आपको डेट्स वाइज दिख जाते हैं कहां पे कौन सा कितना रेनफॉल है। नेक्स्ट है देखो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। यस, देखो क्वेश्चन पढ़ना है सबको क्वेश्चन आई होप दिख रहे होंगे। सो ये क्वेश्चन है प्लेटो के बारे में, पेनिनसुला प्लेटो ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्लेटो ऑफ इंडिया में देखो सबमर्जेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी, डेफिनेटली करेक्ट, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट बना है ना, एंड कोंकण का पार्ट है वो सबमर्जेंस से बना, करेक्ट। तो फर्स्ट पार्ट रिलेटेड टू प्लेटो का जो वेस्ट पार्ट है, डेफिनेटली वो करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल माउंटेन रेंजेस सच एज द वेलिकोंडा हिल्स है, महेंद्रगिरी है, इवन यू नो दैट कि सबको पता है इंडिया को ओल्ड फोल्ड माउंटेन कौन है, अरावली सभी को जानता है, बट यू नो दैट ईस्टर्न घाट भी किस में आता है, इट इज कंटेम्परी, या हम कहते हैं कि इट इज ऑल्सो ओल्ड फोल्ड माउंटेन, कंटेम्परी यंग टू अरावली कहते हैं। एनीवेज जो भी है, बट ईस्टर्न घाट का अगर पार्ट देखोगे, ये जो आता है ईस्टर्न घाट में आते हैं, वेलिकोंडा होगा, नल्ला मल्ला होगा, शेषचलम हो गए, राइट, ये सभी पार्ट आप देखोगे तो एक प्रकार से क्या है, रेसिडुअल टाइप में कहेंगे, जो अभी हाइट उसकी काफी कम हो गई, ईस्टर्न घाट का पार्ट है, एंड वो लिंक्ड है प्लेटो से। नेक्स्ट है डीप गॉर्ज कहां मिलता है, सिंपल लॉजिक है, तो डीप गॉर्ज होगा, कैनियंस हो गए, गॉर्ज वगैरह या पासेस आप देखते हो तो वो कहां मिलते हैं, हिमालय में मिलते हैं, ना कि यहाँ पे, ओके, क्योंकि इतना बड़ा पार्ट है ही नहीं वो, है ना, प्लेटो एक फ्लैट पार्ट है, तो इतना डीप गॉर्ज कैसे हो गए, तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो थर्ड अगर हटा दो तो आंसर शुड बी 1 and 2, सिंपल, ओके। तो सिंपल क्वेश्चन था, देखो लगभग चौथा क्वेश्चन भी काफी सिंपल है, बस अप्लाई करते आना चाहिए, दैट्स द मेन थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ अबाउट द सागरमाला प्रोजेक्ट है, देखो तो अब ये थोड़े डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है कभी भी, और काफी डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। देखो इसमें द सागरमाला प्रोग्राम 6 to अचीव पोर्टलैंड, मतलब लगभग तीनों भी स्टेटमेंट देखो इसमें करेक्ट है, ये बाद में आप डिस्क्रिप्टिव में देख लेना। बस इतना है कि ये इंडिविजुअली करेक्ट आएगा, और इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 and 2 ही करेक्ट है, बट वो कह रहे कि स्टेटमेंट 1 कॉन्ट्राडिक्ट्स, तो कोई स्टेटमेंट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है, सेपरेटली सभी करेक्ट ही आता है, तो इसलिए ऑप्शन 1 and 2 इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम डिटेल कभी सेशन में बाद में डेफिनेटली कवर करेंगे। ऐसे दो क्वेश्चंस आए थे एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी में जो इतने डिस्क्रिप्टिव थे, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। देन यस, एनसीईआरटी है, देखो किसी ने कमेंट में लिखा है कि सर एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है या नहीं है, मतलब अभी तक जब हमने देखे तो देखो मैं कहूंगा कि पूरा एनसीईआरटी तो नहीं होता है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एक फाउंडेशन क्रिएट होता है, और उसी फाउंडेशन को हमें अप्लाई करते आना चाहिए, तो एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो जिनको एप्लीकेशन अगर आ गया तो फिर डेफिनेटली उनके करेक्ट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ऐसे बहुत रिपीटेड क्वेश्चन रहे थे,
अगेन जो स्पीसीज फ्लोरा हो या फाउना हो जो करंट अफेयर्स में है, जैसे फॉक्सटेल ऑर्किड है, तो इस बारे में देखो कभी आपने होता अगर इंडिया में तो कहीं ना कहीं सुना होता, अगर आप मेरे सेशंस आपने किए होंगे तो। सो इट इज इफीफाइट एंड द स्टेट फ्लावर ऑफ द अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम डेफिनेटली। बट ये जहां पे इतना इतना हमेशा याद रखना कि अरुणाचल एंड आसाम की तरफ जो भी मिलते हैं स्पीसीज वो यूजुअली आपको म्यांमार तक भी दिखेंगे। इवन आप एनिमल स्पीसीज को भी देखो, जैसे अभी हंगुल हम देखते हैं कि जैसे एक लोकटक लेक में मिलता है डीर, सबको पता होगा संगई डीर, डांसिंग डीर कहता है, और हमें लगता है कि वो सिर्फ वहीं पे मिलता है, बट नो, इट इज वेरी कनेक्टेड विद द म्यांमार, और म्यांमार काफी अच्छा कनेक्टेड है। तो बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम कि जो वहां के स्पीसीज उधर भी मिलते हैं। एक्सेप्शन होता है कि जैसे नामधापा फ्लाइंग स्क्विरल विच इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और सिर्फ वो कहां मिलती है, अरुणाचल में, ठीक है। बट बेसिकली इसमें क्या है, 1 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो भी आपका हिस्ट्री कवर करेंगे वो कवर करने वाले हैं, इसलिए मैं आगे वाला क्वेश्चन लेता हूं। तो देखो ऐसे वाले जो क्वेश्चन है, तो यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, अगेन करंट अफेयर्स और एनवायरमेंट, क्योंकि ओशन कंजर्वेशन के बारे में अगर हम देखें तो इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट। जो भी मीटिंग्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, जैसा अभी पिछले कुछ सालों तक UNFCCC के मीटिंग पूछे थे, करेक्ट, CBD का मीटिंग पूछा था, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, बट अब इस बार उन्होंने और भी कन्वेंशन पे फोकस किया जो एनवायरमेंट के इंटरलिंक अदर कन्वेंशंस है। तो ऐसे कन्वेंशंस में कहूंगा नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा अपडेटेड रहो, उनके क्या थीम्स होता है, क्या मीटिंग का पर्पस होता है, और कब होती है मीटिंग, कहां होती है मीटिंग, वो देख लेना। तो बेसिकली इसका थीम था बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरमेंट एंड बेटर लाइफ, ठीक है। तो हर साल इसको देखने की जरूरत नहीं, बट प्रीलिम्स से पहले ऐसे लिस्टिंग करके रखो कि उन कन्वेंशंस की लास्ट ईयर मीटिंग कहां हुई थी और उनके थीम्स देखना, दैट्स ऑल, ठीक है। और उसको बहुत पहले पढ़ के भी मतलब नहीं है, अप्रोच पहले लिख के रखना है, एंड एग्जाम से प्रीलिम से पहले ही करना है, क्योंकि इतने सारे कन्वेंशन की इतने सारे थीम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, तो उसको स्ट्रेटेजाइज करो आप। नेक्स्ट, अब जैसे लास्ट ईयर भी आया था देखो कि इक्वेटर पे कौन से लेक आता है, तो जैसे आपने अगर समझ लिया कि हाँ लेक्स पे क्वेश्चन पूछे जाता है तो आपको लेक्स देखने चाहिए, है ना, एंड इट इज सिंपली मैपिंग वाला क्वेश्चन। तो लेक तुर्काना कहां आता है, इट्स ऑन केनिया एंड इथियोपिया बॉर्डर, आगे दिखाता हूं मैं, तो जहां आप देख सकते हो इट्स ऑन केनिया एंड इथियोपिया की बॉर्डर पे आता है लेक तुर्काना। तो अगर पहले इन्होंने विक्टोरिया पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, नीचे एक लेक टांगानिका आता है, सबसे लॉन्गेस्ट है, राइट, इस पे क्वेश्चन आ गए, तो आपको बाकी लेक भी देखने चाहिए। फिर यहाँ पे चाहे तुर्काना हो, लेक न्यासा हो नीचे, जिसको मालावी लेक भी कहते हैं, ऊपर और लेक टाना जाता है, तो ऐसे जितने भी लाइन में लेक हैं तो वो सभी एक बार के देख लेने चाहिए, है ना। तो रिपीटेड मतलब क्वेश्चंस है यहाँ पे तो उसके लिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इसको लार्जेस्ट, क्योंकि केनिया का सदर्न पार्ट या वेस्टर्न पार्ट थोड़ा सा स्टेपी सावाना में आता है, बट नदर्न पार्ट जो इथियोपिया से लग के आता है वो थोड़ा सा डेजर्टी टाइप में आता है, ठीक है। सो इसलिए इसको लार्जेस्ट डेजर्ट लेक इन द वर्ल्ड कहता है। एंड उन्होंने कहा है कि साउथ सुदान, सुदान का कोई संबंध नहीं यहाँ पे, है ना, सुदान में एज सच बहुत बड़ी वाटर बॉडी कोई नहीं है, बस रिवर है, नाइल रिवर है, एंड एक लेक सुद नाम से आता है, बस उतना ही है, बाकी ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाकी रिसेंटली ये रेफर टू एज जेड सीबी इसको कहते हैं ना, ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, तो जब भी कोई लेक ऐसे पढ़ो तो उसको डिटेल में पढ़ लेना। तो आंसर क्या है, 1 and 3। तो मैपिंग सिर्फ लोकेशन नहीं, बट उसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन पे टारगेटेड मैपिंग होना चाहिए, सिर्फ लेक रट के कुछ नहीं होगा, ओके, क्लियर है। बाकी सब कमेंट में थोड़ा एक्टिव रहो, अगर इनकेस आपको कुछ क्वेश्चन हो गए तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रेड प्लस इनिशिएटिव है। अब जैसे आपने पढ़ाई होगा कि रेड इनिशिएटिव कहां पे आया था, तो UNFCCC की एक मीटिंग थी, इस पे भी क्वेश्चन आके गया कि UNFCCC जो मीटिंग होती है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो उसकी 2007 में एक मीटिंग हुई थी, बाली में मीटिंग हुई थी, और ये डेवलपिंग नेशन के लिए एक प्रोग्राम है, और वो है कि डिफॉरेस्टेशन से रोकना है कंट्रीज को। तो उस रिलेटेड इनिशिएटिव कहां लिया गया रिसेंटली, खासी में, मतलब इंडिया का ये पहला ऐसा प्रोग्राम है अंडर द UN रेड कि जो खासी में, खासी सबको पता होगा कि कहां आता है, मेघालय में, गारो खासी जैतियाम कहते हैं ना, तो उस पार्ट में इसको इंक्लूड किया गया। तो ये भी थोड़ा करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स में चीजों को अच्छे से पढ़ लो। तो आप देख सकते हो खासी कम्युनिटी रेड प्लस प्रोजेक्ट इंडिया, इट इज द फर्स्ट कम्युनिटी बेस्ड रेड प्लस प्रोग्राम एंड प्रोटेक्ट्स ऑलमोस्ट रिस्टोर 27,000 हेक्टर्स यहाँ पे प्रोटेक्ट होने वाले, ओके, मतलब उतना एरिया यहाँ पे प्रोटेक्ट होने वाला है, क्लियर है। नेक्स्ट एल्टीलेट्स वगैरह ये सब जो टारगेट्स आए थे, देखो लॉन्ग टर्म एंड ऐसे डिस्क्रिप्टिव, फिर से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो ये एक्चुअली जो
टारगेट्स आए थे वो आए थे हमारे, एक शर्म एल शेख मीटिंग हुई थी, जो मैं कहूंगा COP 27 2022 में हुआ था मीटिंग, ठीक है। 21 में जैसे ग्लासगो की मीटिंग हुई थी, उसमें पंचामृत टारगेट रखे गए थे, और उसके बाद 2022 में शर्म एल शेख इजिप्ट में एक मीटिंग हुई थी, जहां पे भूपेंद्र यादव जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ लॉन्ग टर्म टारगेट्स रखे थे जो 2070 तक, है ना, कार्बन न्यूट्रल होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक्चुअली इसका भी आंसर क्या है कि बोथ 1 and 2 इज करेक्ट है, बिकॉज सभी स्टेटमेंट इंडिविजुअली यहां पे करेक्ट है। अगेन ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, इसको हम थोड़ा बाद में कभी कवर करेंगे मेन सेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, सबको पढ़ना है, देखो। सो विथ रिस्पेक्ट टू वेस्टर्न हुलॉक गिबन, जैसे मैंने बहुत बार स्पीसीज आपको कवर करवाया जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, बट इंडिया के बाहर भी मिलते हैं, मतलब चाइना में भी मिलता है, बट इंडिया में अगर कहां मिलते हैं सिर्फ, तो दिस इज फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट। जो कैसे दिखते हैं देखो, आप ही देखो, इट इज द ओनली एप फाउंड इन इंडिया, मतलब एक एप का ओनली प्रकार है जो भारत में मिलता है। और देख सकते हो ये आर्बोरियल कैटेगरी में आते हैं, ज्यादातर टाइम, है ना, वो ट्री के ब्रांचेस पे ही होते हैं और बहुत लॉन्ग तक स्विंग करते चलते हैं। और बाकी अगर आप एप देखो, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर ओरंगुटन पूछा था, फिर पिछले साल बोनोबो पूछा था, ये एप अगर आप देखोगे तो थोड़े बड़े होते हैं, हेल्दी वाले होते हैं, बट ये इतना स्विंग करके चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये कैसा होगा, वेट उसका कम ही होगा। तो उन्होंने क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि क्या ये नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, ठीक है, एंड देखो इजीली, मतलब स्विंग करते हैं ट्रीज के ऊपर, अभी फोटो में ही मैंने दिखाया कि हाँ इजीली स्विंग कर पा रहे हैं, एंड दे पजेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है वो, है ना। इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बोनोबो इन द वर्ल्ड में बोनोबो एशिया में मिलता है मोस्टली, तो बोनोबो मोस्टली जो एप कैटेगरी है वो एशिया में मिलते हैं, अफ्रीका में मिलती है। और ओरंगुटन है, फिर उसके बाद सुमात्रन, मतलब सुमात्रन एंड बॉर्नियन ओरंगुटन जो सबसे बड़े आते हैं, और वो कहां मिलता है आपको, इंडोनेशिया में, सिर्फ इंडोनेशिया में मिलता है। फिर बोनोबो कैटेगरी आती है जो मॉडरेट होती है, मतलब थोड़े मीडियम साइज होता है, वो अफ्रीका में मिलता है। एंड फिर अपने एशिया में कौन से मिलता है, जो चाइना और इंडिया म्यांमार में मिलता है, वो है वो है हुलॉक गिबन, एंड उनकी साइज और भी कम होती है, ठीक है। तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एंड हेवी है क्या, नो, बट हाँ 1 and 2 इज करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, बी, 1 and 2। क्लियर है सबको, एक बार आप फोटो देख लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो एकदम सिंपल है, मैंग्रो का क्वेश्चन है, और मैंग्रो सबको पता है कहां होता है, कोस्ट लाइन पे होता है। अब अगर वो कोस्ट लाइन पे देखो तो वो स्टोर फ्रेश वाटर तो नहीं होगा, ब्रेकिश वाटर होगा, मिक्स वाटर होगा वहां पे, तो टाइडल एनर्जी से मतलब डेफिनेटली रिड्यूस करते हैं, कोस्टल इरोजन कम करते हैं, मेकिंग देम आइडियल साइट फॉर द पैडी। इतना भी नहीं होता है आइडियल साइट, एकदम आइडियल बना रहे हो, मे बी पॉसिबल, थोड़ा बहुत हो सकता है, जैसे पोक्काली राइस नाम से एक राइस आता है केरला में, जो थोड़ा ब्रेकिश वाटर में चल जाता है, बट इतना आइडियल भी नहीं कि सभी राइस के फील्ड चल जाए, तो इसलिए यहां पे एक्सट्रीमिटी है। और स्टोर फ्रेश वाटर ये तो और भी एक्सट्रीमिटी है, तो वो गलत है। एंड अगर मैंग्रो एडप्ट कर चुके कोस्ट के लिए, तो वो सॉल्ट टॉलरेंट हो गए या सॉल्ट सेंसिटिव हो गए, आप ही बताओ। सॉल्ट सेंसिटिव तो नहीं हुआ ना, सॉल्ट टॉलरेंट हो गए ना वो, क्योंकि वैसे इवोल्यूशन हुआ, इसलिए तो सलाइन बॉडीज में भी वो चल पाते हैं, तो और फिल्टर फिर से आ गया, तो वो फिर से गलत है। बट एनीवेज थर्ड एक ही ऑप्शन बचता है, एंड दैट इज बायोमास रिसोर्स एक्सेट्रा मल्टीपल बेनिफिट्स। यस, इट इज करेक्ट। ओके, तो जरूर देख लेना मैंग्रो एक प्रकार से कैसे देखो कहां डेवलप होता है, राइट। इंडिया में सबसे ज्यादा, कमेंट अगर हो सके तो बता दो, इंडिया में सबसे ज्यादा मैंग्रो का पैच कहां है, और इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में मैंग्रो मिलते हैं, तो ये कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विहिंजम नाम से एक पोर्ट है, सबको पता होगा कहां आता है, इट्स इन केरला। यस, और देखो उसके बारे में स्टेटमेंट है कि वो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक कार्गो शिप एंड टू रिड्यूस द रिलायंस ऑन द कोस्टल शिपिंग, एलिमिनेट द नीड फॉर द फॉरेन कोलैबोरेशन। तो वो कह रहे हैं कि वो डोमेस्टिक पे फोकस कर रहे हैं, इट इज अ डोमेस्टिक कार्गो, बट एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये जो पोर्ट है वो इंटरनेशनल कार्गो शिपिंग के लिए एक सेंटर पकड़ा जा रहा है। आप देख रहे हो केरला में आता है विहिंजम, तो इसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हम बना रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको एक मेन सेंटर कर रहा है। और तुम अगर कह रहे हो
कि ये डोमेस्टिक के लिए हम कर रहे हैं तो दैट इज रॉन्ग। एंड इवन और एक स्टेटमेंट है कि जहां पे बताया कि टूरिज्म, अब आप मुझे बताओ कि अभी इतने सारे कंटेनर दिख रहे थे आपको, ओके टूरिज्म करेंगे क्या, क्रूज टूरिज्म हो रहा है क्या, अब केरला में क्या सभी क्या टूरिज्म ही करते बैठेंगे क्या कोस्ट पे। आई नो केरला में हमें भी पता है कि सब टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो है ना वायनाड का पार्ट होगा, कोची का पार्ट होगा, एरवाविकुलम का पार्ट होगा, है ना, वो एरियाज में है। तो बेसिकली ऐसा नहीं कि क्रूज टूरिज्म ऐसा कोई टारगेट नहीं है, ये पोर्ट हम कंटेनर के लिए बहुत फोकस पोर्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड इसका मेन पर्पस होगा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसशिपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट। अब यहां देख सकते हो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है विहिंजम पोर्ट, नॉट फॉर द टूरिज्म, तो इसलिए थर्ड ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो काफी सिंपल क्वेश्चन था, मतलब लगभग अभी तक हमने जितने भी 12 से 15 क्वेश्चन देखे, हार्डली एक या दो क्वेश्चन थे कि जो थोड़े बहुत ज्यादा फैक्चुअल है या फिर थोड़ा लेंदी है, अदरवाइज सभी मैनेजेबल क्वेश्चन है। ठीक है, तो रिवर के देखो आप खुद ही ट्राई करो इसको, ठीक है, कि वो कह रहे कि एंटीसीडेंट मतलब ऐसे रिवर की जो हिमालय के ओरिजिन से पहले या उसके ड्यूरिंग थे। ओके, मतलब डेफिनेटली हिमालय की रिवर, और वैसे भी ऑप्शन में सभी हिमालय की रिवर है तो पहला तो करेक्ट है, मतलब समझ में आ रहा है कि उससे लिंक हो रहा है। इट फ्लोज थ्रू द 3 कंट्रीज। अब बताओ 3 कंट्रीज वाली कौन सी है? यस, तो शायद ब्रह्मपुत्रा भी हो सकती है, राइट। फिर उसके बाद इंडस एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। सतलुज अगर देखोगे तो फिर शायद वो भी हो सकता है क्योंकि तिब्बत चाइना से आती है, राइट। एंड तिस्ता भी देखोगे तो 2 ही कंट्रीज है, मतलब एटलीस्ट तिस्ता तो कट हो जाती है, राइट, कि जो सिक्किम से निकलती है और फिर बांग्लादेश में जाती है। इट ओरिजिनेट्स इन द तिबेटन प्लाटो, राइट, तिबेटन प्लाटो में है एंड इरिगेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इट डज नॉट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो नाउ यहां पे इंपॉर्टेंट कौन आ जाता है फिर? इंडस, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, क्योंकि सतलज आप देखोगे तो आगे चल के डिस्ट्रीब्यूट होती है या फिर किसी की ट्रिब्यूटरी बन जाती है, राइट। एंड ब्रह्मपुत्रा देखो तो वो तो काफी डिस्ट्रीब्यूट होती है, जमुना होती है उसकी, फिर जमुना पद्मा को मिलती है, पद्मा फिर आगे मेघना को मिलती है, तो बहुत बड़ा सिस्टम है, इसलिए ब्रह्मपुत्र तो डेफिनेटली अब कट हो जाता है। ठीक है, तो फिर फाइनल ऑप्शन क्या है? इंडस रिवर। ओके, इवन नॉट सतलज। ठीक है, तो ऐसे इनको अटेंड करना है। देखो फाइनली कहां जाती है फिर? इंडस फ्लोज इनटू यस अरेबियन सी, एंड वो कराची के पास अरेबियन सी को जाके मिलती है। ठीक है, और देखना 3 कंट्रीज बराबर निकल के आते हैं। चलो नेक्स्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो नॉट करेक्ट पूछा है, सबसे पहले तो वो पढ़ना है, उस पर फोकस करो कि नॉट करेक्ट पूछा है। सो क्वेश्चन इज अबाउट नॉट करेक्ट। तो बताओ, यूपी शेयर्स द बाउंड्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ द अदर स्टेट्स। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि लगभग 7 से 8 कुछ स्टेट लगते हैं और जो सबसे ज्यादा लगते हैं यूपी को, मतलब ऊपर से आप देखो उत्तराखंड भी है, हिमाचल भी लगता है ना, वहां से वैसे हरियाणा लगता है, फिर नीचे जाओ तो एमपी भी लगता है, राइट, फिर इधर से छत्तीसगढ़ है, फिर उसके बाद बिहार का भी पार्ट है। तो ऐसे आप थोड़ा सा टोटल एक बार मैप में कैलकुलेट कर लो तो सबसे ज्यादा स्टेट लगते हैं, राइट। तो करेक्ट है, बट नॉट करेक्ट पूछा है, तो 1 नहीं होना चाहिए ऑप्शन में। क्लियर है, नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो करेक्ट है। राजस्थान शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर अमंग द ऑल इंडियन स्टेट्स। तो देखो बहुत, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है नो डाउट, बट सबसे ज्यादा अगर बॉर्डर किसकी शेयर होती है तो वेस्ट बंगाल की। ठीक है, वेस्ट बंगाल, क्योंकि पूरा बांग्लादेश को लग रहा है ना, और वैसे भी सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया की किसके साथ शेयर होती है तो वेस्ट बंगाल के साथ, और स्टेट वाइज भी देखा जाए तो वेस्ट बंगाल की ही शेयर होती है, राइट। तो सिक्किम इज द ओनली स्टेट दैट शेयर द बाउंड्री विद द जस्ट 1। अब देखो है ना, ये क्या है अभी? अब ये भी तो गलत है, तो सेकंड भी तो गलत था, राजस्थान नहीं आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा, राइट। टोटल देख लेंगे ना, मोर देन 2000 समथिंग है। एंड सिक्किम नहीं, मेघालय भी नहीं क्या? तो मेघालय को देखो ऊपर से आसाम लगता है और नीचे से कौन लगता है? बांग्लादेश, मतलब एक ही स्टेट, एक ही कंट्री लगती है। द ओनली स्टेट दैट शेयर्स अ बाउंड्री विद जस्ट 1 अनदर इंडियन स्टेट, इट इज मेघालय ऑल्सो। तो ये भी गलत है, ठीक है, मतलब ऑप्शन क्या है? 2 and 3 इज रॉन्ग, ओके, बिकॉज ओनली 1 इज करेक्ट। क्लियर है सबको? मैप पे भी बाद में आप देख लेना। देखो मेघालय को भी एक ही कंट्री लगती है, एंड सिक्किम को भी आप देखो, मतलब या स्टेट देखो तो स्टेट भी सिक्किम को एक ही लगता है, राइट, और मेघालय को भी एक ही स्टेट लगता है,
एक स्टेट एंड एक कंट्री। सो नाउ बाकी सबको क्लियर है। और राजस्थान की जो पाकिस्तान से बॉर्डर है वो सेकंड नंबर पे आती है, एंड सबसे ज्यादा बॉर्डर जो आती है वो वेस्ट बंगाल की आती है विथ दिस। ओके, चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमूर फैल्कन, देखो मेरे क्लासेस में मैंने जब भी इंडिया मैपिंग लिया था बहुत बार ये पढ़ा है कि अमूर फैल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड किसको कहते हैं, तो नागालैंड। तो नागालैंड में अगर ऐसा कुछ है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आ सकते थे। देखो आप, अमूर फैल्कन मतलब दिस टाइप ऑफ फैल्कन होता है, देखो है ना, और उसको कहते हैं लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी बर्ड इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट माइग्रेशन करते हैं, लिटरली वो अपने यहाँ पे स्टॉप लेते हैं, उनका स्टेशन है नागालैंड। इट इज नॉट अ परमानेंट हैबिटेट, एंड फिर उसके बाद उनका नेक्स्ट यहां पर माइग्रेशन होता है, फिर से यहां माइग्रेशन होता है। ठीक है, तो इट इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माइग्रेशन वाला स्पीसीज है। अब देखो क्या दिया उन्होंने कि कंजर्वेशन एफर्ट्स वगैरह उसके लिए लिए जा रहे हैं एक्सेट्रा। फर्स्ट तो करेक्ट है, बट सेकंड देखो इस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ है कि गाइड माइग्रेटरी बर्ड्स बैक टू, मतलब वो ऐसा कुछ फेरोमोन्स छोड़ते हैं क्या कि जिससे बाकी बर्ड उसको ट्रैक करे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। इट कंफर्म्स द अमूर फैल्कन हैव अडॉप्टेड टू परमानेंट रेसिडेंसी। अब माइग्रेटरी है ना वो, तो परमानेंट रेसिडेंसी कैसे करेंगे? इट्स मतलब इंडिया में फेवरेबल है, इतना तो फेवरेबल नहीं इंडिया में। इंडिया में बस उनका एक स्टेशन है नागालैंड में, राइट? तो ये इंडिया में ही परमानेंट रेसिडेंसी करते क्या? नो। अभी मैंने मैप में दिखा आपको कि वो अफ्रीका तक भी जाता है, तो इसलिए सेकंड एंड थर्ड इज रॉन्ग, ओनली वन इज करेक्ट। ओके, देखो आप मैप एक बार देख सकते हो, जहां आपको माइग्रेटरी रूट पूरा वहां तक परमानेंट होता तो फिर यहीं पे होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको पढ़ लो, देखो। और जैसे आपको पता है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इट इज वन ऑफ द मिशन ऑफ द आउट ऑफ 8 मिशन, सबको पता होगा 8 मिशन है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो 2007-8 में हमने लॉन्च किया था, क्योंकि हम UNFCCC के जो टारगेट है वो इंडिया में इंप्लीमेंट कर सके, उसका एक एक्शन प्लान है जिसके अंदर 8 योजनाएं आती है, चाहे वो ग्रीन इंडिया है, सोलर है, एनर्जी एफिशिएंसी होगा, हिमालय रिलेटेड कंजर्वेशन होगा, और उसमें से एक है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब नाम में ही है, अगर नेशनल मिशन ऑन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इको फ्रेंडली होना चाहिए, तो वर्ड में ही है, सीधा आपको यहां पे हिंट ही दे दिया है कि एग्रीकल्चर होगा, सस्टेनेबल होगा। अब आप ही बताओ कि मोनोकल्चर मतलब एक ही जो क्रॉप मेथड हम फॉलो, मतलब मोनोकल्चर मतलब एक ही क्रॉप लिए जा रहे हैं, तो उससे सॉइल डिग्रेडेशन होगा, तो ऑब्वियसली एनकरेज वो करेंगे कि हम मोनो का, वो भी रेनफेड एरियाज में, डेफिनेटली नॉट। ओके, राइस कल्टीवेशन इन इरिगेटेड रीजन, बताओ, तो राइस कल्टीवेशन हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में राइस कल्टीवेशन नहीं प्रमोट करता है, और वो इरिगेटेड है तो वहां पे कोई उसका लॉजिक ही नहीं बनता है। ठीक है, और ऐसा कुछ प्रमोशन करने की बात ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो चल ही रहा है। बट हाँ देखो, मिनिमल क्लाइमेट रिस्क वगैरह है, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, तो ओनली 3 इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? तो यहां पे क्या होना चाहिए था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, ठीक है, कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर करो, उसके बाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज करो, ऐसा होना चाहिए ना सस्टेनेबल। उसमें मोनोकल्चर और राइस कल्टीवेशन ऐसा हम कभी प्रमोट नहीं करते, सस्टेनेबल अगर वर्ड रहे तो। ओके, तो इसलिए ओनली 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ईरी सिल्क वगैरह है, ये थोड़ा एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन है, तो एग्रीकल्चर जो भी लेने वाले हैं वो आपका कवर करेंगे, बोथ 1 and 2, बट इसका करेक्ट है। और सिल्क जरूर पढ़ो, क्योंकि चाइना के बाद इंडिया ही सबसे ज्यादा सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा कर्नाटक में सिल्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वो भी थोड़ा अच्छे से देख लेना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन मैपिंग, जैसे हमने देखा ईरान में इतना कुछ हो रहा है, ईरान का कुछ ना कुछ पूछना चाहिए था, बट चलो पर्शियन गल्फ भी अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट है, और अगर हम पर्शियन गल्फ नहीं जानते, मतलब ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन मैं कहूंगा कि अगर हम पर्शियन गल्फ को क्रॉस करके हॉर्मुज में और इंडियन ओशन में आते हैं तो फिर कौन कौन लगेगा? तो सिंपल बात है, गल्फ कंट्रीज पकड़ना है आपको, जहां पे पर्शियन गल्फ लगता है। तो पर्शियन गल्फ को कौन कौन लगता है? ईरान लगता है, इराक लगता है, कुवैत लगता है, ठीक है, बहरीन है, कतार है, सऊदी है, राइट, और फिर बाद में यूएई का पार्ट होगा एक्सेट्रा। तो इसमें सीधा सीधा लॉजिक है कि आप किसको हटा दो? सीरिया, क्योंकि सीरिया आता है वहां पे, कहा मेडिटेरियन सी को लगता है ना सीरिया, तो सीरिया
इसका कुछ संबंध ही नहीं है गल्फ, पर्शियन गल्फ से, तो वो कट गया। इजिप्ट तो कोई रिलेशन ही नहीं, क्योंकि सुएज कैनल उधर पड़ा है, वो क्यों आएगा हार्मस के लिए, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, तो इजिप्ट उधर है, सुएज कैनल और मेडिटेरियन सी की तरफ, रेड सी की तरफ आता है, तो इसलिए 2 and 3 कट हो गया, तो 1 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन, मैं कहूंगा पूरे इस ज्योग्राफी में सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इतना कुछ यहां हो रहा है तो हमें इसका इनडेप्थ स्टडी, मतलब इसमें भी और डिफिकल्ट कर सकते थे, बट ठीक है, चलो जो है अच्छा है। नेक्स्ट है एक निरंतर नाम से एक योजना है, इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बाद में पढ़ना, बट सिंपल थिंग है। देखो इसमें भी एक लॉजिक लग सकता है कि निरंतर का पूरा नाम पढ़ लो। ऐसे क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना मैं ट्रिक बताता हूं। देखो तो निरंतर वो क्या कह रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स टू ट्रांसफर एडप्ट बिल्ट रेजिलियंस प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। बट आप एक बात मुझे कॉमन सेंस करके बताओ कि अगर रिसर्च, रिसोर्स ट्रांसफॉर्मेशन या एडप्शन, बिल्ट रेजिलियंस की बात चल रही है, तो क्या जू अथॉरिटी होगी? जू अथॉरिटी क्या करती है? इट इज एक से टू, मतलब एक हम कहते हैं ना कि जू मतलब क्या है कि इंडिया के पूरे जितने भी चिड़ियाघर है जिसको हम जू कहते हैं, या बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं तो बॉटनिकल सर्वे, तो जू अथॉरिटी मतलब वो तो एक प्रकार से जू में जो एनिमल लगते हैं उसके रिलेटेड। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहां से है? इवन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म एडप्ट कहां से है? तो एकदम कॉमन सेंस की बात है कि कुछ भी यहाँ पे जू अथॉरिटी दिया है, एक्चुअली ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर आता है, तो आराम से आप इलॉजिकल वो चीज को कट कर सकते हो। इफ यू एलिमिनेट सेकंड, तो एटलीस्ट आपके दो ऑप्शन है, 1 and 3 and 3, 3 तो वैसे भी करेक्ट है, तो बस फर्स्ट चेक करना था। एंड फर्स्ट भी थोड़ा सिंप्लीफाइड लग रहा है ना, सब भी स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो इकोसिस्टम सर्वे एनालिसिस इज अ वर्टिकल अंडर दिस प्लेटफॉर्म एंड दिस लेड इंस्टीट्यूशन विच बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हाँ, तो ये बात सही है, क्योंकि सर्वे वगैरह करते हैं तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही है, तो सर्वे वहां पे किए जाते हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को गिव अप नहीं करना है। लॉन्ग क्वेश्चन देख के कुछ तो लॉजिक हो सकता है कि जहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, रिसर्च एंड मैनेजमेंट है, तो ऑब्वियसली ये आप कट कर सकते थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो भारत फोरकास्ट सिस्टम है, मतलब ये वेदर में आता है, इसलिए मैंने करंट अफेयर्स, मतलब थोड़ा ज्योग्राफी में करंट अफेयर्स भी करो, क्योंकि क्या होता है कि हम करंट अफेयर्स नहीं करते, फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्लाइमेट सर बहुत पढ़ लिया, क्लाइमेट के कंसेप्ट पढ़ लिया, पूरा मॉनसून पढ़ लिया, बट जो क्लाइमेट फोरकास्ट करते हैं, वेदर फोरकास्ट करते हैं, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और जो किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना था करंट अफेयर्स में। तो उनका ये भारत फोरकास्ट सिस्टम है कि जो पंचायत लेवल पे वो फोरकास्टिंग करेगा और उसका मोर प्रिसाइज डेटा फार्मर्स को देने वाला है, और ये डेवलप किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इसी के अंडर फिर IMD आता है। ओके, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये काम है, ना कि IIT दिल्ली एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ उसमें फिर 1 ओनली करेक्ट था। अब सिंपल, ये भी देखो कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब सबको पता होना चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन नितिन गडकरी हो या पूरे इंडिया का बहुत बड़ा टारगेट है। और ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनता है, कैसे होता है, रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है ना, कि जो हाइड्रोजन कैसे बना है हमने, रिन्यूएबल एनर्जी से, सोलर है, विंड है, एक्सेट्रा से। और पहला स्टेटमेंट यहां पे सिंपली क्या बता रहा है, नेचुरल गैस से कह रहे वो, इट इज अ डीकार्बनाइज्ड हाइड्रोजन ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल गैस। कैसे है, ग्रीन हाइड्रोजन किससे होता है, और ग्रीन हाइड्रोजन का ये कंसेक्यूटिव 3 साल से क्वेश्चन आ रहा है, 23 में भी था, 24 में भी था, 25 में भी था, एंड मतलब लगभग ये मैं तो कहूंगा चौथा साल है कि जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन पूछा जा रहा है अलग अलग एंगल से। और मैंने कई सारे क्लासेस में बताया था ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसमें 2030 तक हमें 50 मेट्रिक मिलियन टन MMT 50 MMT इतना ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है। और वो कौन से, नेचुरल गैस से होता है क्या, नेचुरल गैस से जो होता है उसको ब्लू कार्बन कहते हैं, ठीक है, जो कोल से होता है उसको ग्रे कार्बन कहता है, मतलब सॉरी ग्रे हाइड्रोजन कहता है, एंड ब्लू हाइड्रोजन मतलब कौन है, कि जो नेचुरल गैस से बनता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मतलब जहां पे कोई इमिशन नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है। 1 रॉन्ग है एंड 2 and 3 इज करेक्ट, ऑप्शन बी। क्लियर है सबको? द हाइड्रोजन मेड बाय दिस रिन्यूएबल एनर्जी, अंडरस्टूड, रिन्यूएबल एनर्जी से जो होगा उसी को कहेंगे हम ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, और उससे हाइड्रोजन बनके फिर वो हम थर्मल पावर प्लांट की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी वहां से जनरेट होगी इस फ्यूल से। फिर उसको इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, एज इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए यूज कर सकते हैं, एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। इससे हमारा जो कोल पे बर्डन है वो कम होगा, और कोल से जो पोल्यूशन होता है वो भी कम होगा। ओके, चलो नेक्स्ट है,
मैत्री सेतु बिल्ड, और देखो ये बहुत मतलब यूपीएससी किस लेवल पे काम कर रही है देखो आप अभी, कि किसी ने बहुत अच्छा पढ़ा होगा सर, हाँ मैत्री सेतु इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। इवन दोनों लोकेशन भी सही दिए उन्होंने कि फेनी रिवर पे आता है, जो आपको पता है ना, त्रिपुरा की तरफ एक फेनी रिवर है और वो फ्लो होती है टुवर्ड बांग्लादेश। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है देखो। और वो भी आपको अगर पता होगा जिन्होंने पढ़ाई की है कि हाँ त्रिपुरा की तरफ एक फेनी रिवर है, बांग्लादेश की तरफ जाते हैं और इसके बीच में वो ब्रिज है, मैत्री ब्रिज, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। और इन्होंने लोकेशन भी सही दी है कि रामगढ़ है एंड सबरूम है। बट उन्होंने देखो अंदर के अंदर क्या खेल किया है, एक खेल क्या किया है देखो, रामगढ़ इन इंडिया बताया जबकि वो बांग्लादेश में है, एंड सबरूम ये त्रिपुरा में है, एंड जबकि वो कह रहे हैं वो बांग्लादेश में। तो इसके अंदर के अंदर वो गलत कर दिया, बस थोड़ा चेंज किया लोकेशन, मतलब कंट्री चेंज कर दी, बट लोकेशन तो सही थे बट कंट्रीज चेंज कर दी, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। तो अगर 1 एलिमिनेट कर दो तो 3 देखो, 2 एंड 3 एंड 3, सो 3 तो वैसे भी करेक्ट है, बस 2 चेक करना है आपको। बहुत लोग कह रहे थे, मैं और बहुत स्टूडेंट को मैं भी कह रहा था कि ये मत समझो कि वो अभी पेयर्स वाला एक भी क्वेश्चन दिखा है कि आपको कि 2 पेयर्स आर करेक्ट, 3 पेयर्स, यूपीएससी उनके मूड के अकॉर्डिंग चलती थी। इसलिए बहुत लोग ये कह रहे थे कि सर एलिमिनेशन मेथड अब रिप हो गया, मतलब खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, अभी भी आपको जब यूपीएससी थोड़ा फैक्ट्स पे क्वेश्चन देती है या फिर ऐसे ट्विस्टी क्वेश्चन देती है तो वो रखते हैं, है ना। ये आज भी देख रहे हो ये पैटर्न रहेगा, आगे भी रहेगा। तो इसलिए इसका टेंशन मतलब, थोड़ा बेसिक नॉलेज भी अगर आपके पास होगा तो भी आप अटेंड कर सकते हो। एंड अटेंशन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए कि अरे मैं पूरा बिटवीन द लाइंस पढ़ूं। जितना फोकस उतनी सिली मिस्टेक आपकी कम होगी। ओके, नेक्स्ट है देखो, जुलघाट नाम से एक सस्पेंशन ब्रिज है, वो है म्यांमार में नहीं, वो इंडिया नेपाल के बीच में। ठीक है, तो इसलिए सेकंड भी रॉन्ग है। एंड मेखी नाम से एक ब्रिज आता है, तो वो बाईपास है ना इन इंडिया विद द करावेट्टी एंड नेपाल के बीच में आता है, तो वो करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या है इसका? 3 ओनली। ठीक है, बाकी रॉन्ग है, 3 ओनली इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ब्रिज तो एक प्रकार से सबरूम जो त्रिपुरा में है एंड बांग्लादेश की तरफ वो कनेक्ट करता है, यहीं पे वो आता है रामगढ़ डैम से। ठीक है, सो इट्स ऑन विच रिवर? इट्स ऑन फेनी। कौन सी रिवर है? फेनी नाम से एक रिवर है। और ये मैंने इंडिया मैपिंग जब लिया था, जिन्होंने अगर क्लास किए मेरे, तो दे नो दैट, है ना। हमने सब ये क्लास में पूरा कवर किया, इंडिया मैपिंग में सब कुछ किया है। त्रिपुरा के मैपिंग में आप देख लेना जरूर। नेक्स्ट, और ये तो मैंने बहुत बार बोला था स्टूडेंट्स को कि इंटरनेशनल कॉरिडोर पे क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेशनल कॉरिडोर पे कंसेक्यूटिव ये तीसरा आईएनएसटीसी कॉरिडोर पे क्वेश्चन था, करेक्ट। उसके बाद चाबहार का वो एक क्वेश्चन था जो सेंट्रल एशिया से हम कनेक्ट करते हैं, अफगानिस्तान से कनेक्ट करते हैं, चाबहार टू जेदान एंड झरंज की तरफ। तीसरा देखो एक क्वेश्चन था कि लास्ट टू लास्ट ईयर बीसीआईएम, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार एंड ट्राइलेटरल हाईवे पे क्वेश्चन था। कलादान ही बच गया था, अब उस पर भी क्वेश्चन आ गया। देखो तो मतलब वो कह रहे हैं कि एशियन, अब एशियन कंट्री कौन सी आती है? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर होगा, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है, राइट। तो ये सभी कंट्रीज कौन है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, उनसे कनेक्ट करने वाला पूछ रहा है। तो हाँ, कलादान अगर आप देखोगे, सितवे कलादान तो म्यांमार को कनेक्ट करता है ना, तो म्यांमार से फिर मिजोरम के लिए, तो यस, म्यांमार इज अ एशियन कंट्री। यहां पे देखो ट्राइलेटरल कॉरिडोर, नाम में ही देखो इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। IMT मतलब कौन है? इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड। मोरे टू माउसॉट, M to M, ये भी मैंने क्लास में पढ़ा था। मोरे टू माउसॉट याद है सबको? तो मोरे टू माउसॉट हमने देखा था। मोरे मणिपुर, जिसको गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, तो वो मोरे मणिपुर में जो आता है, वहां से थाईलैंड का एक माउसॉट है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पिछले साल आके गया, आप देख लेना, जरूर देख लेना। अगर अप्रोच मतलब रिपीट हो रहा है, मतलब यूपीएससी बता रही कि हम पूछने वाले हैं कॉरिडोर्स पे, तो हम अगर करके जाते तो बहुत इजी है। अगरतला अखौरा नाम से एक रेल ब्रिज है, तो वो बांग्लादेश में आता है। और बांग्लादेश एशियन का पार्ट है क्या? बताओ, बांग्लादेश किसका पार्ट है? सार्क कंट्रीज, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ, इंडिया है, बांग्लादेश है, राइट, श्रीलंका है, मालदीव्स है, एंड पाकिस्तान एंड नेपाल है, भूटान है ना। ये हम साउथ एशियन कंट्रीज है, तो इसलिए थर्ड रॉन्ग है, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। ओके, क्लियर है सबको? तो देखना, दिस इज अपना कोलकाता से
सितवे पोर्ट जो हमने कंस्ट्रक्ट करके दिया, एंड उसके बाद कलादान, एंड फिर ये मिजोरम से कनेक्ट करेगा, जिससे चिकन स्नेक को एक हम अब अभी सब्सटीट्यूट बना रहे हैं नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए। ओके देखो, और ये मोरे मणिपुर टू माओसट। ओके एंड दिस इज बांग्लादेश वाला, अगरतला अखाउरा नाम से एक है, तो ये बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश कहां आता है? एशिया में नहीं आता है, साउथ एशिया में आता है। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी लिंक्ड है। तो ईयू में कौन से कंट्रीज आते हैं? अब ये भी मैंने वर्ल्ड मैपिंग, यूरोप मैपिंग में आपको पढ़ाया था। देखो, नाटो के कंट्रीज पढ़ो, ईयू के पढ़ो, वर्सो जो पैक्ट है उसके पढ़ो। क्यों? क्योंकि ये हमेशा न्यूज में होता है। करेक्ट। तो इतना, और पिछले साल ही नाटो का क्वेश्चन आया था, तो अगर नाटो पूछ सकते हैं तो ईयू क्यों नहीं पूछ सकते हैं? ये कॉमन सेंस है। और जितने भी वर्ल्ड की ग्रुपिंग है, तो वो G7, G20, राइट, मरकासुर का ग्रुप होगा, शांघाई कॉर्पोरेशन होगा, और भी जैसे जितने भी हैं, वो पता तो होने चाहिए उसमें कौन से, क्योंकि रिपीटेड है। तो अगर आपको रिपीटेड ये पता है पैटर्न, सो यू शुड कवर दिस। एंड स्विट्जरलैंड आता है कि? डेफिनेटली स्विट्जरलैंड नहीं आता है ना, बेलारूस नहीं आता है, पोलैंड एंड जर्मनी पार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो दिस इज द मैप ऑफ ईयू। क्लियर है? जिसमें स्विट्जरलैंड आता है क्या? नो। पोलैंड की ईस्ट में आता है बेलारूस, वो भी है क्या? नो। फिर ये बीच वाले भी कंट्रीज कुछ है, वो भी पार्ट नहीं आता है। ओके यूके का भी पार्ट, ब्रेक्जिट किया ना ईयू से, तो यूके भी आएगा क्या? नो। ठीक है, नॉर्वे आता है क्या? नो। सो इसलिए आंसर फिर क्या होगा? 2 and 3। पोलैंड एंड जर्मनी उसमें पार्ट है क्या? बिल्कुल है। देखो अभी दिखाया मैंने, पोलैंड भी था एंड जर्मनी भी था, तो आंसर इज व्हाट? 2 and 3। सो दिस इज ऑल क्वेश्चन अबाउट, लगभग हमने अभी देखे टोटल 28 क्वेश्चन, मतलब ज्योग्राफी और एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर्स लिंक टोटल 28 क्वेश्चंस है। तो देखो बहुत बड़ा वेटेज है, मतलब नहीं बोले तो भी 60 मार्क्स, मतलब अराउंड 55 to 60 मैं कहूंगा, नॉट एग्जैगरेटिंग, बट 50 मार्क्स तो सिर्फ एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी। अगर अच्छा आप करंट अफेयर्स अप्रोच से करो, प्लीज वो पैटर्न छोड़ दो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, सिर्फ स्टैटिक बुक पढ़ रहे हो, उससे काम नहीं बनेगा। वो तो फाउंडेशन हो गया, वो 20-30% है, इंपॉर्टेंट भी है, मैं नहीं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट नहीं, बट जब तक आप करंट लिंक नहीं करोगे, जब तक आप वाइड एंगल नहीं पढ़ोगे, तब तक ये मार्क्स हिट नहीं होंगे। सो नेक्स्ट ईयर आप सभी चाहते हो कि आपका भी अच्छा स्कोर आए, मैक्सिमम स्कोर आए, तो प्लीज अपनी क्लासेस करो। जितने मेरे वर्ल्ड मैपिंग है, इंडिया मैपिंग है, वो करो। इवन मेरे कॉरिडोर के लेक्चर है, बहुत सारे लेक्चर आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है सुमित सर नोट्स, वहां पे भी अपडेटेड रहो, जहां पे आपको सभी मेरे सेशंस मिलते रहेंगे। ओके, तो मिलता है फिर नेक्स्ट, जो आपका हिस्ट्री का कोई कवरेज लेने वाले हैं अदर टीचर, सो वो कंटिन्यू करेंगे एंड यू कैन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टीचर। ओके, थैंक यू सो मच। मिलता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।